नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। देखिए, लगातार आज दिन भर हम विश्लेषण करें। कल हमारे विश्लेषण जो हमने कहा था कि दरभंगा लोकसभा से कौन जीतेगा, कौन लीड करेगा, और अगर लीड करेगा तो क्या कारण है, और अगर प्रत्याशी कोई पीछे रह गया उसका भी कारण, हमने विश्लेषण लगातार दिखाया था। हमारे साथ आज पॉलिटिकल विश्लेषण के लिए मौजूद हैं संजीव सिंह जी। और संजीव सिंह जी, आपका स्वागत है। देखिए, आज हम आपको कौन जीतेगा कौन हारेगा उसका नहीं, एक पॉलिटिकल विश्लेषण जो लोगों के समझ में आना चाहिए, और वो काफी महत्वपूर्ण भी है। देखिए, इस बार एक नैरेटिव बनाई गई कि महंगाई बेरोजगारी को लेकर के पूरा जनता आक्रोशित है, और इस बार जो कांग्रेस थी वो डायरेक्ट बता रही थी जनता से फाइट है, बीजेपी को जनता से फाइट है, ये बताया गया था। और इसको इस तरह परोसा गया जैसे एग्जिट पोल दिखाया जा रहा है, उसमें मान के चलिए कि बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हो तो 10, 15, 20, 25, 50 सीट का ऊपर नीचे हो सकता है, फिर भी सरकार मोदी की बनती दिख रही है, जो कि तो ये जो नैरेटिव सेट किया गया था, ये पॉलिटिकली कितना सही है और कितना असर पड़ा इसमें? देखिए, बहुत परिपक्व बात है मनोज जी, ठीक है। और पूरे देश में जिस विषय को इंडी गठबंधन ने सबसे ज्यादा उठाया, बेरोजगारी, पिछले 10 साल का इतिहास आप देख ले, मोदी जी के कार्यकाल का इतिहास देख ले, तो मोदी जी अगर अपने काम से बेरोजगारी को पैदा कर रहे थे या बेरोजगार बना रहे थे, तो विपक्ष का काम क्या था कि बेरोजगारी के खिलाफ राष्ट्रीय आंदोलन करना। राजद यहाँ राज्यव्यापी आंदोलन करता, गांव गांव तक आंदोलन करता, बेरोजगारों का जमात, धरना, प्रदर्शन, अनशन, ठीक है। मिल बंद है, उद्योगों के लिए मिल बंद है, अशोक पेपर मिल बंद है, ठीक है। पंडौल सूत मिल बंद है, रहिका चीनी मिल बंद है, सकरी चीनी मिल बंद है, मोतीपुर चीनी मिल बंद है, मुक्तापुर जूट मिल बंद है, सारा मिल बंद है। रोहतास उद्योग समूह बंद है। उस मिल को खुलवाने के लिए ये क्यों नहीं आ गया? तो सब बीच में भी सत्ता में आए थे ना, सत्ता में रहते हुए मिल को खुलवाया, रोजगार का कोई अवसर दिया नहीं, ये आंदोलन किया। और आप एक चीज समझ के चलिए, आज तक ये इंडी गठबंधन का सबसे ज्यादा शासन रहा है भारतीय केंद्रीय सत्ता, राज्यों के भी सत्ता पे। जितने पार्टियां इसमें है लगभग लंबे समय से सत्ता में है, केंद्र में भी है और राज्यों में भी है। उनको पता ही नहीं है कि किस विभाग में किस वर्ष कितने लोगों की बहाली हमें करनी है चाहिए, और लोग सेवानिवृत्त हो गए। हाँ, और कितने लोग सेवानिवृत्त हो गए। और सबसे बड़ी बात मनोज जी, वो जो बहाल हमको करना है उसका जो डिग्रीधारी व्यक्ति हमको चाहिए, मेरी बात को समझ के चलिए, ठीक है। उसका जो डिग्रीधारी हमको व्यक्ति चाहिए, वो किस किस विश्वविद्यालय से हमको डिग्री दिया हुआ, ट्रेड किया हुआ बच्चियां हमको मिलेगी, इसका कोई रेशियो नहीं है, कोई जानकारी नहीं है। न जानकारी लेने के लिए कोई रोजगार आयोग का गठन किया गया, न तब किया गया, न आज किया गया। ये बड़ा बड़ा हुआ एक विषय है। बेरोजगारी तो एक प्रकार से राजनीतिक समाज का वैचारिक आचार है भाई साहब। अगर बेरोजगारी इतनी रहेगी, इतना ज्यादा टीवी, इतना ज्यादा मोटरसाइकिल, इतना ज्यादा मोबाइल, ये महंगे मोबाइल लोगों के हाथ में आसानी से जा कैसे रही है? ऐसा भुगतान कहां से कर रहे हैं? मजदूरों के हाथ में, ठीक है, मजदूरों के भी हाथ में। कमाई बढ़ा है लोगों का, कमाई का तरीका बदला है। अब सरकारी नौकरी में केवल नौकरी नहीं मिलता है, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत सारा सृजन हुआ है। यूट्यूब के क्षेत्र में लाखों लोग, सोशल मीडिया के क्षेत्र में कमा रहे हैं अलग अलग। बस यही प्रश्न हम था कि जो नैरेटिव सेट किया गया था, ये पूरा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते हुए, लोग कहते हैं ना कि ये गोदी मीडिया है, तो गोदी मीडिया एक तरफ, लेकिन ये जो सोशल मीडिया जिसको नैरेटिव सेट करने के लिए कहा गया था कि ये सेट कीजिए कि जनता वर्सेस जो है सो मोदी का है लड़ाई, और इसको सेट किया गया और इसको इस तरह विचारा गया कि बहुत बड़ा परिवर्तन हो रहा है। कांग्रेस जो सत्ता में आ रही है, कांग्रेस को 300 से ज्यादा, खड़गे बोले 295 से हम लोग जा रहे हैं, मतलब तो ये सेट कैसे किया गया और इसमें बीजेपी पिछड़ कैसे गई? बीजेपी का बड़ा बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल। मैं भारतीय जनता पार्टी में चूंकि लिखता भी हूँ, एक अखबार का मैं कार्यकारी संपादक भी हूँ, ठीक है, हमारा आर्टिकल छपता भी है, आप लोग भी पढ़ते हैं उसको। मैंने तब भी कहा था कि मोदी जी, आप अपने साथ चुनाव के अभियान हेतु जो राष्ट्रवादी संगठन है, सक्रिय है समाज में, चाहे उसका दायरा कितना बड़ा है, आप उसको नाप देख ले, उसमें जो वाचाल लोग हैं, अच्छे तर्कवान लोग हैं, उसको भी अपने साथ इस अभियान में लाइए,
ताकि एक एक विषय पे, शिक्षा पे बेहतरीन रूप से तर्क रखने वाले आपके पास लोगों का, वक्ताओं का संख्या हो जाए, स्वरोजगार पे बोलने वाले लोगों की संख्या हो जाए, रोजगार पे बोलने वाले हो जाए, उद्योग पे बोलने वाले हो जाए, सैन्य क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का जानकार है उनका हो जाए। आज हुआ क्या, केवल मोदी जी, अमित शाह दो प्रमुख चेहरा बनाए गए, बस यही ठीक है, दो प्रमुख चेहरा बनाए गए जिनके वक्तव्य को मूलतया, ठीक है, एनडीए का या भाजपा का मूल वक्तव्य माना जाता रहा है। और इधर से इन लोगों के पास 25 2 दर्जन से ज्यादा पार्टियां रही है। इनके मुकाबले में इनका एक आवाज निकले तो उधर से 22 आवाज निकलता था, उधर से 20 आवाज निकलता था। तो मीडिया का काम ही है ना सभी आवाज को कैच करना, सभी विचारों को लेना और देश के सभी क्षेत्रों तक जहां तक उनका पहुंच है पहुंचाना। यही कारण है कि मीडिया में और सोशल मीडिया में उन लोगों के इंडी गठबंधन का जो अलग अलग लोगों का वक्तव्य और विचार रहा है उसको दिखाने से समाज में इनके विचारधारा का जितना प्रभावशाली और तत्परक होना चाहिए था वो नहीं जम पाया, हो नहीं पाया। पूरा चुनाव भारतीय जनता पार्टी और एनडीए वहां को हमें और बड़ी परिश्रम से लड़ी है। जैसे लगता था लखपत एक शब्द है, ठीक है, और सेना से भरा हुआ गिरता उठता हुआ हाँ बीजेपी के लिए। मोदी जैसा व्यक्ति इस उम्र में इतना सभा 200 से ज्यादा रैलियां, ठीक है, रोड पे उतर के उनको जो है सड़क मार्च निकालना पड़ रहा है, ये सामान्य संघर्ष नहीं था। और इस संघर्ष के पीछे का कारण है कि उनके पक्ष में उनके द्वारा किए गए कार्यों, उनके विकास के कार्यों को रखने वाले बहुत तेरे बुद्धिजीवी वक्ता नहीं थे, केवल वही 2 व्यक्ति थे और इधर 20-22 लोग था। यही कारण, ये बड़ा कारण इसको मानते हैं। बात आपने कही कि देखिए सोशल मीडिया का जो एक प्लेटफॉर्म था जो महागठबंधन का था वो मजबूत हुआ। वो कहें कि निश्चित तौर पर बीजेपी से आगे बढ़ गया। कहते हैं कि गोदी मीडिया केवल दिखा रही है, तो एक तरफ अगर गोदी मीडिया तो आपका भी तो सोशल मीडिया है, आपने सोशल मीडिया ये गोदी मीडिया क्या, ये गोदी मीडिया मैं बता रहा हूँ। गोदी मतलब अपने सीने से लगाने वाला जो पहलू होता है इसको गोदी बोलते हैं। तो मैं तो नाम लेके बोलता हूँ, आर्यावर्त किसका था, प्रदीप किसका था, इंडियन नेशन किसका था, नेशनल हेराल्ड किसका था, ठीक है, और ये जो अखबार बंगाल में निकलता है आनंद बाजार पत्रिका वो अखबार किसका है, ठीक है। आज ऐसे बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं जो केवल उनका है, जो केवल उनके लिए अंधा है। कल तक एनडीटीवी का करेक्टर क्या था, ठीक है, ये गोदी में दिया क्या है जो आपके पक्ष में, ये कोई मतलब नहीं है। उनका अगर सोच आपके प्रति सहज सुलभ है तो आपके बारे में वो अपना विश्लेषण देंगे, किसी और के बारे में तो उनका विश्लेषण आएगा। संजीव जी एक महत्वपूर्ण विषय जिस पर हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं, देखिए इस बार प्रधानमंत्री ने कहा कि राम मंदिर निर्माण हुआ। पहले एक ईंट गिरता था पूरे देश में दंगा होता था, राम मंदिर बन गया, कोर्ट के सहारे ही बना, धारा 370 हटाई। आयुष्मान भारत कार्ड जो है वो 5 लाख का मिला, गरीबों को मिला, चाहे हिंदू को मिला, मुस्लिम सबको मिला। उसके बाद आपको उज्ज्वला गैस मिली, 5 किलो अनाज मिले। इन तमाम चीजों के बावजूद बीजेपी को संघर्ष करना पड़ा एक एक सीट के लिए। जो पिछले बार जो वोटिंग प्रतिशत थी, जो पिछले बार वोट था वो इस बार कम हुआ है। जब इतने काम किए मोदी ने तो वोट क्यों नहीं मिला उनको, वोट के लिए क्यों संघर्ष? बहुत तत्परक है। मैं इसका बहुत तार्किक और समुचित और सशक्त जवाब दे रहा हूं। आज भी समाज में जाति है, जातिवाद नहीं है, जाति है क्या? राजनीतिक दलों में जातियों को अपने हित में उकसाने का, भड़काने का, दुरुपयोग करने का, ठीक है, और इस्तेमाल करने का काम करती है। और इस काम में पूरे भारत में, ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है, ऑल ओवर इंडिया में लालू यादव का कोई जोड़ा नहीं है। और उनके समकक्ष लगभग अखिलेश यादव भी हो गए हैं। अब तो वामपंथी भी उन्हीं के राह पे चल पड़े हैं, कांग्रेस भी उसी के राह पे चल पड़ी है। तमाम इंडी गठबंधन जातिवाद, घोर जातिवाद की राजनीति इस बार की है। मैं आपको बात बतलाता हूं, ठीक है, कि 4 करोड़ आवास मिला भाई साहब, प्रधानमंत्री आवास, जिसको कल तक टूटा हुआ झोपड़ी था आज पक्का मकान में रह रहा है, बिजली है, ठीक है, पानी की व्यवस्था है, राशन घर में आ रहा है।
वो किसी भी जाति का हो, तो संघर्ष नहीं, वो किसी भी जाति का हो, वोट के लिए बीजेपी को तरसना पड़ा, ये कारण है। एक सीट के लिए तरसना नहीं, ये मनोज इस बात 303 से सीधे इस बार जाना चाहिए था 4.5। नहीं, इसको समझना पड़ेगा मनोज जी, इसको समझना पड़ेगा। पूरे देश में मैं बताना चाहता हूँ, इसको समझना पड़ेगा कि जब तक जातीय योजनाएं सरकार चलाएंगी, अनुसूचित जाति यानी दलितों के लिए अलग, पिछड़ों के लिए अलग, अति पिछड़ों के लिए अलग, अल्पसंख्यक के लिए अलग, जब तक ये जातीय योजनाएं चलेंगी तब तक जातियां जिंदा रहेगी समाज में। और जाति जिंदा रहेगी तो राजनीति में जाति को एक दूसरे के खिलाफ लड़वाने का सामाजिक चरित्र, वैचारिक चरित्र राजनीति में बना हुआ है, जिंदा है। और इसके बड़े बड़े खिलाड़ी हैं। लालू यादव बहुत बड़ा खिलाड़ी है, आज तो राहुल गांधी भी बहुत बड़ा खिलाड़ी हो गया इसका। वामपंथी भी जो इससे घृणा करते थे वो भी इस खेल के माहिर हो गए हैं। जिस दिन भारत में जातीय योजना, जातीय आयोग खत्म होकर पूरे एक हिंदुत्व के लिए या बहुसंख्यक समाज के लिए बहुसंख्यक आयोग बन जाएगा, बहुसंख्यक छात्रवृत्ति बनेगी, बहुसंख्यक छात्रावास, बहुसंख्यक वित्त निगम बन जाएगा, यानी पासवान जी से लेकर पांडे जी तक को एक प्रकार की नीति और योजनाएं बनेंगी, उस दिन जातिवाद का खेल नहीं हो पाएगा। ये लालू यादव सक्सेस नहीं करेंगे, ये वामपंथी राहुल नहीं करेंगे। बगैर कोई काम को जात को भड़का के और विकास के काम के योजनाओं को भी वो स्थापित नहीं होने देते केवल जातिवाद के नाम पे। इसीलिए इस देश में कोई योजना है। बस बीजेपी का जो एक सोच था जी, उसको जनता तक पहुंचाने में नाकाम रही बीजेपी, इसीलिए नेता संघर्ष करना पड़ा। जब कर इतना चीज मोदी जी ने किया, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, बिल्कुल प्रत्याशी पर आक्रोश इसीलिए है। बिल्कुल, इसके दो कारण है बड़े प्रमुख रूप से। एक तो भारतीय जनता पार्टी को जातीय योजनाओं में इंडी महागठबंधन ने फंसा लिया, जातीय जनगणना के नाम पे खेल शुरू हो गया था। हिंदुत्व का जो भाव प्रभाव राम मंदिर से बन के बढ़ रहा था, राष्ट्रवाद, हिंदुत्ववाद, सनातनवाद का, दरअसल भाजपा की शक्ति और आत्मा उसी में है। और भाजपा अगर मजबूत होगी तो उसी धारा की वजह से होगी। भाजपा जातिवाद का खेल खेल के कभी मजबूत नहीं हो सकती है। ये मोदी और अमित शाह जातिवाद नहीं कर रही, नहीं कर नहीं रही है, अलग अलग नहीं, वो भी तो एक हाथ से अपना पीठ थपथपाती है, छाती पीट के कहती है कि हम अति पिछड़ों के साथ में हैं, पिछड़ों के साथ में हैं। वो क्यों नहीं कहती हम बहुसंख्यक के साथ में हैं? इस शब्द को निकालने में, इस योजनाओं को लाने में, इस व्यवस्था को बनाने में वो क्यों डरती है, पीछे क्यों हटती है? इस देश में दो ही वर्ग होना चाहिए, एक अल्पसंख्यक, दूसरा बहुसंख्यक। पूरी दुनिया में ऐसा ही है, मेजोरिटी अलग, माइनॉरिटी अलग, और उसी के लिए पॉलिसियां बनती है। इस देश में तो 6 अलग अलग वर्ग बना दिए गए हैं। बहुसंख्यक को काट के 4-5 वर्ग बना दिया गया है, अल्पसंख्यक एक जगह है। इस देश में साजिश है, इसको जब तक नहीं हटाया जाएगा भारतीय जनता पार्टी कहीं मजबूत नहीं हो सकती। एक चीज हम ये बता दें कि इस चुनाव के दरमियान हमने देखा, मधुबनी में भी देखा, दरभंगा में भी देखा हमने, कि हर चुनाव में हिंदू मुस्लिम खड़ा करके भाजपा जीतती थी। इस पर वो हिंदू मुस्लिम नहीं करा पाई, यानी कि वोटिंग का जो बटाव होता था कि हिंदू अलग मुस्लिम अलग, ये नहीं हो पाया। मुस्लिम वोट तो रहे लेकिन हिंदू वोट नहीं हुए एक साथ, वो टूटा, चाहे मधुबनी में टूटा हो, चाहे एग्रेसिव पोल यादवों का गिरा राजद के पक्ष में, इस बात से इनकार नहीं कह सकता। तो इस परिस्थिति में लगता है कि ये किसी भी तरह मायने में सही है, और इसका क्या असर पड़ेगा चुनाव के आने वाले समय चुनाव? नहीं, इस चीज को मान के चलिए 2-3 नई बातें भी हुई है। एक तो एनडीए के बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे हुए हैं, ठीक है, वो मोदी जी के भरोसे ही ज्यादा रह गए अपने पूरे कार्यकाल में। जनता के बीच जितना जाना उनको चाहिए था, बहुत सारे उम्मीदवार जनता के बीच सक्रिय भाव से नहीं गए हैं, उनके साथ वार्तालाप में, टच में, विचारधारा में नहीं रहे हैं। तो जनता उनसे कभी नहीं कहती है कि भाई हमको जमीन नहीं है, खेती के लिए जमीन नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, सांसद महोदय आपके बाबूजी का बनाया हुआ जो घर है उसमें से 2 कमरा हमको आवंटन कर दो, कोई जनता नहीं बोलती, कोई नहीं कहती है जनता कि हमको खेत के लिए घर नहीं है, आप अपने पिताजी बाबा जी के द्वारा जो बनाया हुआ अर्जित किया हुआ है उसमें से 5 कट्ठा 2 कट्ठा खेत हमको दे दीजिए, ये कोई नहीं बोलता। बात को समझिए। इसके बावजूद अगर कोई प्रतिनिधि, कोई सांसद बन जाए, एमएलए बन जाए और लोगों के बीच नहीं जाए तो ये उसका दुर्भाग्य है। यहाँ मोदी जी के नाम पर बहुत तेरे लोग रह गए थे, ठीक है, और वो जनता के बीच गए नहीं। जनता को यही आक्रोश था, हमारे बीच कभी 5 साल में आए नहीं, ठीक है, हमारे दर्द को सुना नहीं, समझा नहीं, इसके वजह से संघर्ष दिखा है।
ठीक है, मोदी के खिलाफ कोई नहीं था। यही मोदी के खिलाफ नहीं था, लेकिन यही चीज हमने कहा कि इस बार के चुनाव में ज्यादा एग्रेसिव पोल होना चाहिए मोदी के समर्थन में। वो एग्रेसिव पोल नहीं दिखा कि लोग कहते हैं कि चुप्पा साइलेंट वोटर जाके दे दी, तो ये साइलेंट वोटर क्यों? पिछले बार हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा लगा के एग्रेसिव पोल हुआ था। तो जब इतने काम किए तो कहाँ चूक, ये हम जानना चाह रहे हैं। बीजेपी के नेताओं के द्वारा कहाँ चूक हुई? क्यों उन्हें घर घर में जाकर के एग्रेसिव बातें बोली गई कि राम मंदिर बनाएगा, धारा 370 हटाया, उज्ज्वला गैस योजना, प्रधानमंत्री जो जन स्वास्थ्य, ये सब क्यों नहीं हुआ? हमने, आप भी देखे होंगे कई बूथों पर, हमने भी देखा कई एग्रेसिव नहीं थे। ये नहीं, ये इसको ऐसे भी समझना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हो, संगठन हो, जिला स्तर का, प्रदेश स्तर का हो या केंद्र स्तर का, वो इस बात को जरूर देख और समझ रहा है कि हमारे प्रधानमंत्री के माध्यम से देश में जो विकास की योजनाएं चल रही है, आवास का हो, जल नल का हो, ठीक है, गरीबी उन्मूलन का हो, स्वरोजगार का मुद्रा लोन वाला विषय हो, ठीक है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष्मान का हो, राशन का मामला हो, वो जनता तक जा रहा है, वो उसको देखा जरूर है। और जनता बहुत पहले से मोदी जी के प्रति, शायद मैं कहता हूं कि देश में पहली बार, शायद शब्द भी लगाने की जरूरत नहीं, पहली बार इतना ज्यादा प्रेम, इतना ज्यादा विश्वास और इतना ज्यादा समर्पण आम लोगों का किसी एक प्रधानमंत्री के प्रति रहा है तो वो भाई नरेंद्र मोदी। एक अंतिम सवाल जानना चाहिए, एग्जिट पोल आपने देख लिया, मोदी की सरकार बन रही है जैसे कहा जा रहा है, तो क्या लगता है कि इस बार एजेंडा क्या होगा? क्योंकि इस बार चुनाव में तो कोई एजेंडा ही नहीं बीजेपी रखी, केवल 400 पार, और ये विपक्ष को उसी में उलझा के रख दिया। 400 पार विपक्ष करते, 400 नहीं पुण्य देंगे, तो उसी पर उलझा। इस बार मोदी का क्या एजेंडा होना चाहिए इस देश के लिए? चुनाव के दरमियान तो बहुत नहीं, केवल जो पिछले स्तर तक काम हुआ है वहीं तक देश को थोड़ी जाना है। देश तो अभी संघर्षशील स्थिति से विकासशील स्थिति में आया है। इस 10 साल में बहुत क्षेत्रों में विकास हुआ है, रेलवे में अमान विकास हुआ है, सड़कों में बहुत ज्यादा विकास हुआ है, सेना के क्षेत्र में जबरदस्त रूप से मजबूती के साथ विकास हुआ है, अर्थव्यवस्था में आप 5वें पायदान पे आए हुए हैं, ठीक है, और आपको अगला लक्ष्य भी तय किया गया है। मनोज जी, ये जो कार्यकाल है वो अगले लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमको 3rd इकोनॉमी वर्ल्ड में बनना है और विश्व के 1, 2, 3 जो श्रेष्ठ सैन्य शक्ति वाला राष्ट्र है उसमें शामिल होना है, ठीक है, यानी दुनिया का श्रेष्ठ सैन्य शक्ति वाला देश हो, दुनिया का सबसे उभरता और तेजी से मजबूत आर्थिक देश हो, और यहाँ पे जो समस्याएं हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, जैसे बिजली की एक बात है तो बिजली का तो निपटारा कर दिया गया। इस बार सौर ऊर्जा आप देखेंगे इस 5 साल में 80% घरों के ऊपर सौर व्यवस्था होगी। आप ही अपने सौर बिजली से अपने घर में एसी भी चलाएंगे, कूलर भी चलाएंगे, हीटर भी चलाएंगे, आपको 1 रुपया बिल भी देना नहीं पड़ेगा और कुछ बिजली बचेगी, आप बेचेंगे भी, यानी कि आपको रोजगार का भी आधार उससे मिलेगा, आमदनी का भी जरिया मिलेगा, सुविधा भी मिलेगी और रोजगार के नए आयाम भी बनने वाले हैं। क्या लगता है दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, झंझारपुर, ये 4 लोकसभा क्षेत्र में कितना तक उम्मीद है कि किसके तरफ कौन लीड करेगा? नहीं, एक तरफ तो आस्था का वोटिंग था, विश्वास का वोटिंग था और समर्पण का वोटिंग था, उसके काम को देख के, ठीक है, उसके विकास को देख के, उनके द्वारा दी गई योजनाओं का एहसास करके जो वोटिंग हुई है, एक तरफ वो वर्ग रहा है, दूसरी तरफ तथाकथित आक्रोश, झूठ का हो हल्ला वाला वर्ग था, जिसके परिवार में भी इनके विकास की योजनाओं का असर रहा है, वहां की भी महिलाएं, क्योंकि महिलाएं कभी भी अपने स्थिति को खराब करके गेम नहीं खेल सकती है, ठीक है, वो नालायक युवा नहीं हो सकता। कुछ लोग होते हैं कि हम गंवा के खेल सकते हैं, हम जुआ खेल सकते हैं परिवार का, समाज का, महिला नहीं कर सकती है। महिला को पता है कि उसको अनाज मिल रहा है मोदी जी से, घर मिल रहा है मोदी जी से, जल नल मिल रहा है मोदी जी से, भले वो किसी उसी जाति के हो, जैसे इंडी गठबंधन वाले समीकरण की जाति के हो, लेकिन हम लोग को पूरा यकीन है कि वो अपने घर परिवार को बचाने के लिए अपना वोट। 4 लोकसभा में क्या लग रहा है? चारों में हवा संघर्ष का दिखा है, हकीकत अलग है, हकीकत अलग है। लाख से ऊपर का जीत हार होगा और सब जगह एनडीए जीतेगा, सब जगह पक्का, सब जगह एनडीए जीतेगा। तो चलिए हम बता दें, समस्तीपुर में सबसे ज्यादा चल रहा था कि समस्तीपुर में सन्नी हजारी जो है वो जीत सकते हैं, ये लगातार प्रयास लगाए गए थे, लेकिन बाद में जो आए चुनाव से 2 दिन पहले उसमें संभवी के नाम पर जनता ने मुहर लगाया। क्यों?
इस तमाम बातों पर चर्चा करेंगे हम। और हम बता दें लगातार आज दिन भर और कल हम विश्लेषण करेंगे तमाम उन रिजल्ट का जो एग्जिट पोल है उसका भी। और इसके साथ ही हमें दीजिए इजाजत, क्योंकि हर घंटे हमारा विश्लेषण आप तक पहुंचेगा। उसके बाद 4 तारीख को सुबह से बिहार में दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, झंझारपुर के हर अपडेट जो रुझान होंगे वो आप तक पहुंचाते हैं। धन्यवाद।